टॉपिक है एचआईवी के ऊपर, जिसको ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस भी कहते हैं। ठीक है। देन इसका एक अलग नाम भी है रेट्रो वायरस। ओके, क्योंकि ये इसी फैमिली से बिलोंग करता है। देन हम जो हॉस्पिटल में कॉमनली जो टर्म यूज करते हैं, अगर कोई पेशेंट हमको एचआईवी पॉजिटिव मिले, वो होता है रेट्रो पॉजिटिव और रेट्रो नेगेटिव। ठीक है। कॉमनली कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए, उसको थोड़ा सीक्रेट रखने के लिए इसको हम एक नया नाम देते हैं, वो है रेट्रो पॉजिटिव। नया नाम नहीं है, उस फैमिली से बिलोंग करता है। दैट्स वाई जैसे हमारे ह्यूमोसिपियंस है, वैसे इस तरीके से रेट्रो वायरस उसको नाम दिया गया। ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो स्ट्रक्चर में वैसे तो ये हमको इतना अभी जरूरत नहीं है, अपनी बीएससी और डिप्लोमा टाइम में एमएससी लेवल पे डीप जाना पड़ता थोड़ा। बट फिर भी कुछ चीजें हैं जो एमसीक्यू वगैरह में पूछ ली जाती हैं, तो हम थोड़ा देख लेते हैं उस नजरिए से। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एचआईवी वायरस कंटेन आरएनए। ओके, सो ये एक आरएनए वायरस है। ऑलरेडी जिसने वीडियो नहीं देखी वायरस की, फुल डिटेल वीडियो है वो, बहुत कुछ उसमें एक वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। देन उसमें मैंने बताया कि डिफरेंशिएट आरएनए डीएनए क्या क्या होते हैं, कैसे। सो एचआईवी जो हमारा आरएनए वायरस है, इसमें अपने टू सिंगल स्टैंड होते हैं आरएनए के। डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, तो आपने सुना होगा उसी वे में ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस एचआईवी केस में, कि इसके पास एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान में अपने माइंड में बिठा लो। एचआईवी कंटेन एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अगर ये ना हो इसके पास, तो इसकी लाइफ चल नहीं सकती। थर्ड वन जो एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं कि एचआईवी के पास कौन कौन से एंटीजन होते हैं, या रिवर्स में पूछा जा सकता है कि हमें एचआईवी डिटेक्ट करना है, तो इनमें से कौन कौन से एंटीजन की हेल्प से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है ग्लाइकोप्रोटीन 120, देन ग्लाइकोप्रोटीन 41, देन एक इसमें दिया नहीं, आप वो सुन लो और लिख लो अपनी कॉपी में, P24 प्रोटीन। ओके, एंटीजन है P24, बहुत ही कमाल का एंटीजन है, मतलब रिस्पॉन्स बहुत जल्दी उसका डिटेक्शन के लिए, क्योंकि हमें ऑब्वियस लेबोरेटरी टेक्नीशियन का डिटेक्ट करना है डिजीज को, तो उसमें वो हेल्प करता है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। सो टाइप्स की बात करें तो दो इसकी टाइप्स है, HIV-1, HIV-2। और HIV-1 इतना कॉमन है कि HIV को हम HIV-1 ही कह देते हैं, मतलब टू तो मतलब बहुत रेयरली। बट वेस्ट अफ्रीका में ये उतना ही है जितना HIV-1 है। बट ऑल ओवर वर्ल्ड देखा है तो HIV-1 ही कॉमन पाया जाता है, इसलिए HIV को हम HIV-1 से डायरेक्ट रिलेट करते हैं। बट एज अ लैब टेक्नीशियन हमको ये पता होना चाहिए कि HIV-1 और HIV-2 दो अलग अलग चीज हैं। अब बात करते हैं कि इनका कारण क्या है। सबको पता होगा यार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लड कॉन्टैक्ट से, कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो हमारी अपने ब्लड बैंक में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, और इससे मुझे याद आया कि किसी ने बोला था ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन पे वीडियो बनाना, सो आ जाएगी वो बहुत जल्दी। देन नीडल स्टिक इंजरी भी एक कारण है, कि हम ब्लड निकाल रहे हैं, या बहुत सारे नीडल स्टिक इंजरी कारण है, किसी को कोई उठा रहा है स्वीपर वगैरह, उस केस में भी। तो ये अलग अलग चीजें हैं जिसमें आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। देन अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट, ओके, या मल्टीपल पार्टनर। देन इसमें क्या है, स्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है कि ये दूसरे पेशेंट को, दूसरे नॉर्मल पेशेंट को, दूसरे नॉर्मल बंदे को एचआईवी हो जाए थ्रू फीमेल वेजाइनल फ्लूइड भी, ये बहुत कॉमन चीज है। देन एक थर्ड चीज आती है मदर टू बेबी। 25% आज तक भी, इतनी प्रोग्रेस के बाद भी, अकॉर्डिंग टू WHO, मदर टू बेबी ये आ रहा है। वो इसका मेन कारण यही होगा कि सामने आने से लोग हिचकते हैं, काम करने से नहीं हिचकते, बट सामने आने से इसमें, और वो अपने आने वाली न्यू बॉर्न को भी उस डिसीज का सामना करना पड़ता है। देन वैसे तो बहुत सारे इलाज हैं, अगर पहले पता लग जाए इन प्रेगनेंसी में भी कुछ मंथ पहले, सो दैट वो क्योर हो सकता है।
देन प्रेगनेंसी और दूसरा ब्रेस्ट फीडिंग कि डिलीवरी हो गई है, नॉर्मल है, बट बाद में वो कहीं सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ किसी मतलब कैसे भी करके, देन बाय ब्रेस्ट फीडिंग, ओके, दूध पिलाने से भी वो मदर टू बेबी आ रहा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मदर टू बेबी दो तरीके से आ सकता है। अब देखें पैथोजेनेसिस कि भाई एक्चुअल में ये हमारे अंदर करता क्या भाई, आ तो गया, चाहिए होता क्या अंदर, इतना खतरनाक क्यों माना जाता है इसको, तो उसमें देखते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे एचआईवी हमारी बॉडी के अंदर आता है तो वाइट ब्लड सेल जिनको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं उन पे अटैक करता है ये। और डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, हमको सुरक्षा, हमारी आर्मी है वो, हमारी आर्मी अगर कोई खराब कर रहा है, हमारी आर्मी अगर नुकसान खत्म हो रही है, तो हम कैसे बच पाएंगे। सो उसी वे पे एचआईवी सीधा डब्ल्यूबीसी यानी कि हमारे आर्मी पे अटैक करता है। और आर्मी के भी स्पेशल सेल जिनका काम है मिसाइल बनाना, मतलब मैंने आपको ऑलरेडी अपनी लैंग्वेज बताया कि लैम्फोसाइट क्या, गोली AK-47 की तरह गोली बरसाते हैं। सो ये लैम्फोसाइट पे डायरेक्टली आती है और इनको अपना गुलाम बना लेती है। देन ये एचआईवी वायरस क्या करता है, समझ लो आप कि ये हमारा एक लैम्फोसाइट है। लैम्फोसाइट की भी आगे अब टी लैम्फोसाइट, बी लैम्फोसाइट आपने सुना होगा नाम, और टी लैम्फोसाइट के भी फिर CD4 सेल, CD8 सेल जो कि हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल के नाम से जाने जाते हैं, उसमें हम इतना डीप नहीं जाने वाले भी। जस्ट आप ये समझ लो एचआईवी वायरस व्हाइट ब्लड सेल के लैम्फोसाइट और लैम्फोसाइट की भी एक स्पेसिफिक CD4 सेल पे अटैक करता है, ठीक है। तो समझ लो ये CD4 सेल है। देन अपना ये लैम्फोसाइट है, टी लैम्फोसाइट, तो ये इसके आता है एचआईवी वायरस यहाँ पे और इन्वेड कर जाता है अंदर, अंदर चले जाएगा जैसी, तो इसके पास क्या एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। हालांकि ये आरएनए वायरस है, मैंने बताया कि एचआईवी हमारा आरएनए वायरस है, पर एक रिलेशन चलने में क्या होगा, मतलब एक अगर अपनी अपनी लीनेज बढ़ानी है आगे, उसके लिए क्या होना चाहिए कि मेरी मदर होंगे, उनसे मैं आया हूँ, देन फिर मेरा भी सन, तो ऐसे ऐसे क्या होगा, प्रोग्रेस चलती है। और इसी को अगर हम साइंटिफिक उसमें देखें तो उसे कहते हैं सेंट्रल डोग्मा, यानी कि डीएनए टू बनता आरएनए, आरएनए टू बनता प्रोटीन, ओके। पर इसके पास आरएनए बेचारे के वैसे चाहिए, पर कुदरत ने इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी दिया है, जिसकी वजह से क्या कर सकता है ये, डीएनए टू आरएनए को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टेज, ओके, यानी ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए टू आरएनए। देन आरएनए टू प्रोटीन, इसको जो इसकी प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन हो रही है, आरएनए टू प्रोटीन, और डीएनए टू आरएनए क्या हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पे क्या गया है, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी उल्टा, है ना, डीएनए टू आरएनए बनता है, यहाँ पे रिवर्स का आरएनए टू डीएनए बन रहा है। आप देख सकते हो एचआईवी के पास आरएनए वायरस है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से ये डीएनए बनाता है, फिर वही प्रोसीजर डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। अब ये प्रोटीन का काम क्या है, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके बॉडी पार्ट्स, न्यूक्लियर मतलब जो भी अंदर उनका सिस्टम में पड़ा होता है, कैप्सिड होके एनवेलोप हो गया, देन पेप्लोमर्स, वो सब चीजें जो भी एक वायरस को उसकी अकॉर्डिंग टू उसके जीन उसको चाहिए होता है उसमें हेल्प करता है। फाइनली मैचुरेशन होती है उन वायरस की भी, और वो वायरस क्या करते हैं, और लिम्फोसाइट पर अटैक करते हैं, यानी और आर्मी पे अटैक कर रहे हैं, हमारी जो लिम्फोसाइट CD4 है मेनली, उसकी वजह से क्या होगा, एड्स। तो एचआईवी और एड्स में मैं आपको फर्क बताता हूँ। एचआईवी एक वायरस है, पर एड्स उसके कारण होने वाला एक नुकसान है हमारी बॉडी को, उस वायरस के क्या होता है उसमें, एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी कि एक्वायर्ड मतलब एक होता है जेनेटिक डिजीज, एक होती है एक्वायर्ड डिजीज, ठीक है। जेनेटिक यानी अपने मदर फादर से जीन में चलती आ रही, एक्वायर्ड यानी हमारी किसी गलती की वजह से, हमारी किसी गलत अपने रूटीन या कुछ भी वजह से, हमारी वजह से वो ऐसा हो रहा है, ठीक है। सो एक्वायर्ड यानी ये क्या हुआ, एक्वायर्ड यानी कि हमारी किसी गलती की वजह से इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी हमारे इम्यून सिस्टम का जो काम है लड़ाई करना, यानी हमारी आर्मी को ये आर्मी की डिफिशियंसी हो जाती है। इम्यूनो मतलब हमारे इम्यून सिस्टम है वो वीक होने लग जाता है, और ऐसे सिंड्रोम को हम बोल देते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम।
जो कि हम अपनी आर्मी की लॉस के कारण हो रहा है ये, क्योंकि इम्यूनो डेफिशिएंसी हो रही है उसके कारण। और इस प्रोसेस में 1 मंथ से लेके 10 ईयर तक भी लग सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ऑफ द साइकिल। ओके, देन इसीलिए हम कहते हैं कि एचआईवी क्या है, एक साइलेंट किलर। मतलब अगर ना पता चले तो किसी बंदे पता नहीं चलता। और अब डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट्स है कि आज आज भी हमारे वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि दे हैव इन्फेक्टेड विद दिस एचआईवी। ओके, अब इसके स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। तो इसकी 4 स्टेजेस होती है। जैसी किसी एक फ्रेश बॉडी के अंदर एंटर होता है, जो पहला 1 to 6 वीक होते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के वीक यानी 1 महीने के आसपास। सो उसमें क्या होता है, कुछ ज्यादा एसिम्टोमेटिक होता है। सिम्टम क्या होते हैं, कुछ डिजीज शो कर रहा है, एसिम्टोमेटिक इतना कुछ शो नहीं कर रहा वो। सो उसको फ्लू लाइक सिम्टम कह देते हैं। फ्लू में मेनली जैसे हमको फीवर हो गया, जुकाम है, सर्दी, मतलब थोड़े थोड़े जो होते हैं कहीं एलर्जी, थोड़ा बहुत ऐसा कुछ पता ही नहीं लग सकता बंदे को कि भाई अच्छा ऐसा भी सिस्टम है अंदर बॉडी में। तो बट इस स्टेज में भी अगर वो किसी और के साथ इन रिलेशन आता है, सो दैट पर्सन ऑल्सो इन्फेक्टेड विद दिस एचआईवी वायरस। अगला आता है माइल्ड सिम्टोमेटिक, जो कि 10 साल तक भी चल सकता है धीरे धीरे। माइल्ड सिम्टोमेटिक में कुछ सिम्टम्स शो करते हैं, जैसे कि कॉमनली स्किन में इन्फेक्शन वगैरह है, ये दिखने स्टार्ट हो जाती हैं, बट फिर भी इतना नहीं अगर अंदर की जो अपनी जिनकी साइकिल है वो रिपीटेडली फास्ट नहीं हो रही हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस स्टेज में हम एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकते हैं उसके ब्लड में, क्योंकि फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगी तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा बहुत एक्ट करना स्टार्ट कर देता है उसके उसके खिलाफ, ठीक है। देन मेजर सिम्टोमेटिक, इसमें आके थोड़ी हालत मतलब हो जाती है तगड़ी खराब। इसमें क्या होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम है, CD4 सेल, वो मतलब एक तरीके से बहुत डिक्लाइन स्टेज की तरफ स्टार्ट होना चल जाता है, ठीक है। यानी वो बहुत घटने लग जाते हैं, CD4 मैक्सिमम इन्फेक्टेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। देन इस स्टेज में क्या होगा, आपने बहुत बार मेरी वीडियो में सुना होगा कि मैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलता हूँ। जैसे कि नाम बता रहा है कि अपॉर्चुनिटी मिलने में, वो अपॉर्चुनिटी क्या है, यही तो वो अपॉर्चुनिटी है कि उसका इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर रहा है, जो कि आप कुदरत कह लो या भगवान कह लो, जिसने हमको ऐसी स्ट्रॉन्ग अंदर एक चीज दी है कि एक बंदा लड़ सकता है अंदर ही अंदर किसी बीमारी से कॉमन। तो वो इम्यून सिस्टम डैमेज होने की वजह से कुछ इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आना स्टार्ट करती हैं, जिसमें कॉमनली फंगल इन्फेक्शन, स्किन, माउथ, अपने इनर माउथ में हमको कुछ कुछ असर देखने को मिल जाता है, लैम्फ नोड, ये सारे बहुत सारी दिक्कतें आने स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। अ, उसके बाद आता है हमारा एड्स फाइनली। जैसे कि एड्स मैंने बताया एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी, यानी कि इस लेवल पे बहुत हद तक उसकी वीकनेस ऑफ इम्यून सिस्टम हो चुका होता है, यानी CD4 सेल बहुत कम हो चुके होते हैं। और वो किसी भी डिजीज के लिए फिर अपॉर्चुनिस्टिक की बात ही नहीं रहेगी, किसी भी नॉर्मल चीज के लिए वो मतलब वो उसको डिजीज आसानी से आ जाएगी, क्योंकि इम्यून सिस्टम का काम ही खत्म हो चुका है अंदर से। देन इवन दैट पर्सन लीड्स टू कैंसर डिजीज। ओके, तो ये बहुत ही यार इम्पोर्टेंट चीज है। आई होप यार जो कम से कम इस वीडियो को देख रहे होंगे वो कम से कम मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कितनी सीरियस चीज है ये। जस्ट कुछ टाइम का एंजॉय के कारण हम बहुत कुछ खो सकते हैं, और एक एथिक भी होना चाहिए यार। जस्ट चल इस बात में नहीं चलते, हम आगे देखते हैं डायग्नोसिस। बात करें डायग्नोसिस की, तो जैसे कि मैंने बताया P24 एंटीजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंटीजन है, क्योंकि पहले हम एंटीबॉडी डिटेक्ट करते थे, पर रिसेंट ईयर में हमको P24 एंटीजन के बारे में पता चला, जिसमें कि हम अपने 2 हफ्तों में यानी 14 दिनों के बीच में हम मैक्सिमम अलाइजा के थ्रू ये एंटीजन हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अलाइजा के मेथड सबको पता होगा, कोटेड होगा ये अलाइजा प्लेट में, हमारे P24 ब्लड डालेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी होंगी तो रिएक्ट करेंगे, देन इट विल शो रिएक्शन।
देन IgM एंटीबॉडी, अगर आपको याद हो एंटीबॉडी का लेक्चर, सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट IgM give primary response whenever any antigen comes to our body. Okay, देन IgM के बाद क्या IgG, जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है, पर IgG बहुत टाइम तक रहती है, कोई अपना बहुत देर तक संभाल के रखती है, तो इसीलिए हम इसको 4 हफ्ते 6 हफ्ते के बीच में देख सकते हैं इन्फेक्शन को, बट फिर भी ऑल द इट्स टेक टाइम। ओके, इसमें लगेगा समय। और उसके बाद आता है गोल्ड स्टैंडर्ड, जो कि हमारा है कि कंफर्म करने का, वो है PCR। PCR डिनोट्स टू पॉलीमर चेन रिएक्शन। सबको पता है कि छोटा सा भी अगर ब्लड के अंदर कुछ पार्टिकल हमको दिख रहा है अननोन, with the help of this technique we can amplify that. okay, उसको हम बहुत गुना बढ़ा सकते हैं और आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। देन ये भी DNA RNA की वजह से कर सकते हैं हम, यानी कि हम अगर ऑलरेडी अगर वो DNA में कन्वर्ट हो चुका है, सो हम उस पार्ट्स को एम्पलीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो RNA है वो तो इसका जेनेटिक कोड है ही है, क्योंकि RNA बेस हमारा वायरस है, बट ये गोल्ड स्टैंडर्ड है क्योंकि इजीली हम बारीकी से अलग अलग चीजें पहचान सकते हैं। देन एक होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान में रखना कि HIV हम डिटेक्ट करते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक से। बस थोड़ा सा इंट्रो में बता देता हूँ। सेम स्पेसिफिक जो हम आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस देखा होगा, उसमें हम अपना सैंपल रखते हैं सो दैट उसमें जो अपने प्रोटीन हो वो सारे अलग अलग हो जाएं। वैसे इस केस में भी हम अपना सैंपल रखते हैं और जो उसके प्रोटीन होते हैं किसके, HIV की जो प्रोटीन डिफरेंट, वो वो शो करते हैं उसमें अपना लेयर्स में। ठीक है, एक नॉर्मल रखा होता है साथ में, जैसे कि हम अपना बायोकेमिस्ट्री में टेस्ट वगैरह करते हैं कि एक नॉर्मल सैंपल लिए ना पॉजिटिव, सो दैट उसमें दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं ना कि ये हाँ ये पॉजिटिव है, क्योंकि नॉर्मल होता तो ऐसा दिखता है। जस्ट उसी तरीके में समझ लो कि एक नॉर्मल होता है और एक हमारा अपना पेशेंट का सैंपल होता है। अगर वो मैच कर गए तो नॉर्मल, अगर वो कंट्रोल पॉजिटिव कंट्रोल की तरह दिख रहे हैं, देन इस पेशेंट में दिक्कत है, वो प्रोटीन अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाते हैं। एक टेक्निक है इलेक्ट्रोफोरेसिस की तरह, अपना इलेक्ट्रोफोरेसिस कह रहा हूँ क्रोमेटोग्राफी की तरह। ठीक है, देन ल्यूकोसाइट लेवल चेक कर सकते हैं हम। ऑब्वियस बात है क्योंकि वो लिम्फोसाइट पर अटैक कर रहे हैं, तो हम अपना लिम्फोसाइट लेवल चेक कर सकते हैं। CD4 काउंट, जैसे मैंने बताया कि स्पेशली उनका मतलब खाना पीना ही CD4 के साथ होता है, तो वो CD4 काउंट भी हम चेक कर सकते हैं नॉर्मल, जो कि 500 to 1000 के बीच में होता है, और ऊपर भी होता है थोड़ा बहुत, बट ये कुछ नॉर्मल रेंज है। अगर CD4 काउंट लेस देन 200 पर क्यूबिक एम चला गया, बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, मतलब अब उसका बचना इम्पॉसिबल। ट्रीटमेंट्स की बात करें तो ट्रीटमेंट अभी तो भाई इसका आया नहीं है, पता नहीं आएगा भी या नहीं आएगा, कुछ चल रही रिसर्च से। तब तक मुझे लगता है प्रिकॉशन बहुत बड़ी चीज है, और इसके लिए जो अभी चल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो हम बचा तो नहीं उसको, मतलब बचा तो नहीं सकते। एक बार अगर इन्फेक्शन हो गई है, आज की डेट की बात कर रहा हूं मैं, बट उसकी हम प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं, यानी कि जो वो मल्टीप्लिकेशन हो रही है अंदर उस वायरस की, उसको स्लो कर सकते हैं। दूसरा कि वो जो इन्फेक्शन आ रही है जितनी आ चुकी, उसके अगेंस्ट लड़ाई करवा सकते हैं। बट अल्टीमेटली आज तक इसकी दवाई ना बनने का मेन कारण तो यही है ना, क्योंकि CD4 पे अटैक कर रहा है ये। अगर हम कोई मेडिसिन ऐसी बना दे कि वो CD4 को खत्म कर दे, क्योंकि अब एक्चुअल बात ऐसी होंगी आज की डेट में भी, जो CD4 को खत्म कर सकती हैं जितने भी CD4 है हमारे, बट उससे होगा क्या, अल्टीमेटली हमको एड्स देखने को मिलेगा ना, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा हमारा। जेनेटिकली वो अंदर जाके CD4 को गुलाम बनाता है और अपने लिए काम करवाता है कि भाई मेरे, तू अपने CD4 मत बढ़ा, तो मेरे खानदान को बढ़ा। ये काम है वायरस का, जबरदस्ती अंदर जाने का। उस वीडियो में चाहे जो वायरस की वीडियो, उसमें मैंने थोड़ा
अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे अंदर की साइकिल चलती है, वो आप थोड़ा देख लेना। जो हमारी इस वक्त है वो हम ART देते हैं, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। रेट्रो मैंने बताया ना, रेट्रो पॉजिटिव नेगेटिव यानी वायरस की उन्हीं का HIV वायरस का नाम है ये, जो हम अपने हॉस्पिटल में यूज करते हैं। और उसी के अगेंस्ट अगर हम थेरेपी दे रहे हैं तो उसको बोल देते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसका काम स्लो डाउन ऑफ वायरल मल्टीप्लिकेशन एंड फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन।